हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उस कंपोनेंट की जहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने उन्हें कोई जगह नहीं दिया अपने क्लासिफिकेशन में। पता है आपको? तो जैसे लाइकेन्स है, इसके लिए 5 किंगडम में कोई जगह नहीं है। बेटा, वायरसेस हैं, उनके लिए भी कोई जगह नहीं है। वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, ये ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं है। तो अब देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, वन बाय वन लेकर चल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बेटा लेकर चल रहे हैं लाइकेन। क्लियर? तो लाइकेन है क्या? सभी ने पढ़ा स्कूलों में क्या? दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो किसके बीच में? एल्गी एंड फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसे कहते हैं जैसे दो स्पेसीज के बीच में एसोसिएशन जहां पर दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअली फायदा हो। तो अब देखो फायदा क्या है कि एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फंजाई के पास बेटा होता नहीं है। तो फंजाई क्या करता है कि इनको वाटर मिनरल प्रोवाइड कर देता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और इन सभी को वाटर मिनरल को यूज करके एल्गी फूड बनाता है और फंजाई को प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे से फायदा है। क्लियर? अब ध्यान रखना है आपको कि जो एल्गल कंपोनेंट लाइकेन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कॉल्ड फाइकोबायंट। बोलेंगे फाइकोबायंट। क्यों? स्टडी ऑफ एल्गीज बेटा फाइकोलॉजी। और जो फंगल कंपोनेंट भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग माइकोबायंट। स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। क्लियर? बट अब आपको कंपटीशन के लिए ध्यान रखना है कि फाइकोबायोंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन होता है? बेटा, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ये मैक्सिमम होते हैं। और सेकेंड मैक्सिमम हम लोग मानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, बीजीए को, साइनोबैक्टीरिया को, जो कि मोनेरा है। उसी तरह मैक्सिमम अगर आप फाइकोबायोंट की बात करोगे तो मैक्सिमम ये ग्रुप होता है बेटा एस्कोमाइसिटिस से। एस्कोमाइसिटिस, ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम। एंड सेकेंड मैक्सिमम होते हैं बेसिडियोमाइसिटिस। क्लियर? ये कंपोनेंट आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन हमेशा याद रखना कि लाइकेन्स को हम मानते हैं आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्लियर है? जिस भी एरिया में बेटा SO2 ज्यादा होगा ये ग्रो नहीं करता, ध्यान रखना है। डू नॉट ग्रो इन SO2 पॉल्यूटेड एरिया। दैट मीन्स जहां पर वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर लाइकेन की पॉपुलेशन काफी कम होगा। कंजेस्टेड सिटीज में लाइकेन की पॉपुलेशन काफी कम होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना कंपटीशन के लिए। ठीक है? अब दूसरे कंपोनेंट में आते हैं हम लोग, वायरसेस। तो कन्फिगरेशन देखो, यहाँ वायरसेस भी हमने डिराइव्ड किया है टर्म से विरवाइन। मीन्स इसका मतलब होता है बेटा पॉइजन। तो वायरसेस को नॉर्मली हम लोग कहते हैं व्हाट? पॉइजनस फ्लूइड। क्लियर है? तो नॉर्मल कन्फिगरेशन में अब देखो, यहां पर ध्यान दो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस की क्या होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला कैरेक्टर ये ध्यान रखना आपको कि वायरसेस आर एसेलुलर। एसेलुलर दैट मीन्स ना ही इनके पास कोई वॉल है, ना ही मेम्ब्रेन सिस्टम है, और ना ही कोई ऑर्गेनेल्स है।
सेलुलर कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। क्लियर। सेकेंड क्राइटेरिया लेना कि जितने वायरसेस हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्लियर है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट पहले भी बताया बेटा, जब तक होस्ट जिंदा है पैरासाइट जिंदा रहेगा, होस्ट मर जाएगा पैरासाइट भी मर जाएगा। लाइव विथ होस्ट डाइज विथ होस्ट मीन्स ऑब्लिगेट पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट। एंड जितने वायरसेस होते हैं ध्यान रखोगे दे आर नॉन मोटाइल। क्लियर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, वायरसेस आर लिंक बिटवीन, आप सभी को पता है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो अगर एक दो कैरेक्टर आपसे पूछा जाए कि लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक बताओ किस आधार पर हमने इसे क्लासिफाइड किया है, तो यहां ध्यान देना आप लोग, यहां ध्यान देना कि जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है बेटा, वायरसेस को हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये ध्यान देना। एंड लिविंग कैरेक्टर क्या है कि इवन क्रिस्टल्स आर पैथोजेनिक, क्रिस्टल से भी डिजीज हो सकता है। सेकेंड क्राइटेरिया लेना, नो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होस्ट के बाहर नहीं होती, नो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द होस्ट, ये कैरेक्टर लेना है। और यहां एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव, इनसाइड होस्ट। क्लियर है। एंड ये भी कैरेक्टर लेना है कि नो रिप्रोडक्शन आउटसाइड होस्ट। क्लियर। और यहां रिप्रोडक्शन करते हैं, डू रिप्रोडक्शन इनसाइड होस्ट, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जो आप कॉमनली याद रखें। नाउ अब मैं आता हूं इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पर, किसके, वायरस के। तो वायरस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखो, ये है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सबसे पहली कंपोनेंट आप लोग याद रखना, एनवेलप। बट बेटा एनवेलप आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन सभी वायरसेस में नहीं होता। इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, बट सिर्फ ये लार्ज वायरसेस में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओनली इन लार्ज वायरसेस, ये ध्यान रखना। क्लियर। जैसे लार्ज वायरसेस में आप ले सकते हो HIV, हर्पीज वायरस बेटा, इनमें होता है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन कि ये बना होता है लिपिड्स प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का। ये देखो, अब ध्यान देना है, जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स है ये तो एक्वायर्ड कर लेता है ये अपने होस्ट से, एक्वायर्ड फ्रॉम होस्ट। यही रीजन है कि हमारी इम्यून सिस्टम, होस्ट की इम्यून सिस्टम बेटा इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, जबकि प्रोटीन इसका खुद का होता है, तो ऑफ वायरसेस इटसेल्फ, ये ध्यान रखना। क्लियर है। बट ध्यान रखोगे एनवेलप सभी वायरसेस में नहीं होते। दूसरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे पास, वो है कैप्सिड। एंड कैप्सिड ये प्रोटीन का बना होता है जो प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ सब यूनिट। और बेटा इसी सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। सब यूनिट इज कैप्सोमियर, इस तरह ग्लोब्यूलर यूनिट होता है। ठीक है।
प्रोटीन का बना होता है। जहां इन्वेलप नहीं है प्रोटीन आउटर मोस्ट लेयर होगा। क्लियर। और थर्ड कंपोनेंट हम लोग लेते हैं यहाँ पर, बट ये 2-3 कंडीशन यहाँ पर आप लोग याद रखना। क्या यहाँ पर कंडीशन क्या याद रखोगे कि जो कैप्सोमेयर है बेटा, ये पॉलीहेड्रल फॉर्म में भी हो सकता है और ये हेलिकल फॉर्म में भी हो सकता है। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉलीहेड्रल फॉर्म ये होता है बैक्टीरियोफेज में, जो आपके बुक में स्ट्रक्चर है, और हेलिकल होता है ये टीएमवी में, टोबैको मोज़ैक वायरस। क्लियर है। तो अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा ये दोनों की कन्फिगरेशन कैसी होती है। नाउ एंड थर्ड कंपोनेंट में आ जाओ। थर्ड कंपोनेंट है इनका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल जिसे आप न्यूक्लियोइड कह सकते हो, जो डीएनए और आरएनए का बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर। अब वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ध्यान रखना, दोनों साथ साथ नहीं होगा। डीएनए या तो डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड। उसी तरह आरएनए या तो बेटा डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ये ध्यान रखना आप लोग। अब हमारी जो एनसीईआरटी कहती है जेनेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में, एनसीईआरटी ने वायरसेस को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। कैसे? जितने प्लांट वायरस हैं, जितने प्लांट वायरस हैं, ये एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस है। और बेटा बैक्टीरियल वायरस को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियल वायरस है। क्लियर। और बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है क्या बोलोगे, बैक्टीरियोफेज। क्लियर। तो अब एनसीईआरटी ने क्या कहा, जितने प्लांट वायरस हैं बेटा ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। जितने बैक्टीरियोफेज हैं जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। और जो एनिमल वायरस है, जनरल कन्फिगरेशन में डिस्कस कर रहा हूं, एक्सेप्शन है यहां, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये ध्यान रखना, एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। क्लियर है। तो जनरल कन्फिगरेशन ये हुआ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अब अगर स्ट्रक्चर देखना है तो आइए चलते हम लोग एनसीईआरटी। देखो बेटा ये स्ट्रक्चर है, आपके बुक में ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का एंड टोबैको मोज़ैक वायरस है ये। तो टोबैको मोज़ैक वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ये ध्यान रखना, प्लांट वायरस है। और ये बैक्टीरियोफेज है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो आप देखो यहाँ पर ये कैप्सोमियर के फॉर्म में है, कैप्सिड। आप देखो सारे हेलिकल है, ये कैप्सोमियर यहाँ हेलिकल फॉर्म है। क्लियर है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जबकि यहाँ पर आप देखो हेड जो ये कैप्सिड का बना है, ये कैप्सिड किस फॉर्म में है बाबू, पॉलीहेड्रल फॉर्म में है। यहाँ इनका डीएनए डबल स्टैंडर्ड। कन्फिगरेशन जरूर याद रखना, नीचे वाली रीजन नेक और ये कॉलर, सॉरी, और नेक के नीचे, कॉलर के नीचे ये जो रीजन है इसे नॉर्मली हम नेक बोलते हैं। और ये पूरी रीजन टेल की है जो टेल सीट से कवर्ड होता है। और ये टेल फाइबर्स हैं जो 6 होते हैं और इनकी काम है क्या, लैंडिंग करना। और बीच बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं सिरिंजेस। और सिरिंजेस का मेन फंक्शन होता है कि जब वायरसेस जब सबस्ट्रेटम पर लैंड करता है तो बेटा सिरिंजेस ये चेक करता है कि उस सबस्ट्रेटम की नेचर कैसी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, उसी के अनुसार ये अपनी डिस्कशन करता है। क्लियर हुआ। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट।
अब हमारे सिलेबस में 3 साइंटिस्टों की डिस्कशन की गई है। डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें तो 3 साइंटिस्टों की डिस्कवरी है, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं डी इवानोस्की, बेटा सेकंड है एम डब्ल्यू विजरीनेक एंड थर्ड साइंटिस्ट आप देखो स्टैनले। तीनों की कन्फिगरेशन आप ध्यान रखना। यहाँ पर डी इवानोस्की ने क्या कहा, इन्होंने देखा क्या कि जो टोबैको प्लांट है उसके लीफ के ऊपर, ये समझना ये लीफ है, और इसके लीफ के ऊपर बहुत सारे ब्राउन स्पॉट बन रहे हैं, कर्लिंग हो रहा है लीफ की, और लीफ सूख जा रहा है कर्ल होकर, जिसके कारण प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है। तो जब इसे कहा गया टोबैको मोज़ैक डिजीज, और जब इस मोज़ैक डिजीज की बायोप्सी की गई तो इन्होंने बताया कि ये बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जा रहे हैं। इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आप देखो यहाँ रिकॉग्निशन, he recognized certain microbes as a causal organism of the mosaic disease of tobacco plant, and these were found to be smaller than the bacteria as they pass through bacterial filters। क्लियर दिख रहे हो आप? ठीक है। अब बेटा सेकेंड कन्फिगरेशन में आते हैं। एम डब्ल्यू विजरीनेक ने क्या कहा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जैसे इन्फेक्टेड प्लांट है और इसका इन्फेक्शियस फ्लूइड बेटा किसी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है, किसी भी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इनमें भी इस इन्फेक्शन फैल जाएगा। दैट मीन्स ये कंटामिनेटेड है, छुआछूत से भी फैल सकते हैं। दैट इज वाई उन्होंने स्टेटमेंट दिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। जरूर याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछे गए किसने दिया। क्लियर है? क्या बताया? Extract of the infected plant of tobacco could cause infection in the healthy plant, और इसी के लिए इन्होंने ये टर्म दिया। क्लियर है? और थर्ड साइंटिस्ट आपके बुक में एम डब्ल्यू स्टैनले। सभी की ईयर याद रखनी है, जो जो ईयर दे रखा है 1892, 1898 एंड 1935। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया और मेनली बताया कि जितने क्रिस्टल्स हैं वो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी कंट्रीब्यूशन रही साइंटिस्टों का, ये आप लोग यहाँ से याद रखोगे। और कुछ वायरल डिजीज है जो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है, तो इस वायरस डिजीज का कुछ नाम याद रखना। जैसे मम्प है, वायरल डिजीज है बेटा, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे वायरल डिजीज है। और ये प्लांट में जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके सारे सिम्टम दे रखे हैं। तो सिम्टम पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मोज़ैक फॉर्मेशन, रीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग एंड वेन क्लीनिंग, यहाँ पर क्लोरोफिल लॉस हो जाता है, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। ये सारी कन्फिग्रेशन रही किसकी? वायरसेस की। नाउ बेटा अब देखते हैं वायरोइड्स। ठीक है, तो देखो वायरोइड्स क्या होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस विदाउट प्रोटीन कोट। यहाँ प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती, कैप्सोमियर कैप्सिड नहीं होता, ध्यान रखना। और ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये रॉड शेप में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा ब्रांच आरएनए के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों कन्फिग्रेशन आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? सिर्फ नेकेड आरएनए, और जो इनका आरएनए है बेटा वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है, सबसे छोटा है, इसीलिए माना जाता है आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये ध्यान रखना। एंड नाउ वायरोइड्स को डिस्कवर्ड किसने किया था? टियोडाइनर ने। डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर एज causal agent of what? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो के अंदर एक डिजीज होता है, इसे कहते हैं।
तो ये कन्फिग्रेशन सिर्फ वायरवार्ड्स के बारे में याद रखना। अब दूसरी कन्फिग्रेशन जो हमारे सिलेबस में है बेटा, प्रियॉन्स। और प्रियॉन्स क्या है? यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। विदाउट जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स डीएनए आरएनए नहीं होता। ठीक है? तो अब देखो, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अर्लियर कंडीशन में तो ये होता है अल्फा फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अल्फा फॉर्म में होता है क्या है कि कोई भी हमारा एंजाइम या प्रोटीन इसको इजीली डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन जब ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है बीटा सीटेड प्रोटीन में, बीटा सीट, अल्फा बीटा पढ़ा है आपने, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और ये हमारे लिए इन्फेक्शियस बन जाता है। क्लियर? तो ये हुआ प्रियॉन्स। और सबसे ज़्यादा जो ये डिजीज करता है, आप लोग ध्यान रखना, हमारे न्यूरॉन के फंक्शन को ये डिस्टर्ब करता है। तो कैटल के अंदर डिजीज जो होता है उसे कहते हैं हम लोग मैड काउ डिजीज, या इसे बोलते हैं हम लोग बीएसी डिजीज। बीएसी का मतलब है बोवाइन इंसिफेलोपैथी, सॉरी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। ऐसे याद रखना। क्या याद रखना है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। इंसेफेलॉन मीन्स ब्रेन होता है, तो बोवाइन कैटल के लिए टर्म दिया गया है। दैट मीन्स इनके ब्रेन में न्यूरल प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। और ह्यूमन में इसी की तरह एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं क्रूएल्स फेल्ट जैकब डिजीज, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो CJD। क्या बोलेंगे? क्रूएल्स फेल्स जैकब डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में ये ले सकते हो, है ना। और ये सिमिलर होता है, ये ह्यूमन में होता है, ध्यान रखना। एंड दिस इज सिमिलर टू BSC। जैसे कैटल में ये डिजीज होता है, उसी तरह ह्यूमन में भी मेंटल रिटार्डेशन होता है। और कुछ में हम लाफिंग डेड डिजीज भी देखते हैं, बट हमारे NCERT में इसी की डिस्कशन है, तो आप यही दो बातें याद रखना। क्लियर बेटा? आज की डिस्कशन में इतनी ही। डिस्कशन अच्छी लगे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन पुश कर रखो, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।